गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से उसी जोश व जुनून के साथ आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जैसा आप पिछले कुछ वीडियो से देख रहे हैं। आज के वीडियो में मैंने 7 सितंबर और 8 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लाने की कोशिश की है। अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप टेलीग्राम से जुड़कर आज के करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या भारत में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम में आपको ये मदद पहुंचाएगा। चलिए आज करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन देखिए क्या है करंट अफेयर्स, क्या बन के आया है करंट अफेयर्स। देखिए पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह है शिक्षक पर्व। क्या है? शिक्षक पर्व पर पीएम मोदी। क्या है? शिक्षक पर्व में पीएम मोदी ने लॉन्च की 5 योजनाएं। एक 5 योजनाएं लॉन्च की गई है शिक्षक पर्व पे, वो देखिए। ये आप नरेंद्र मोदी का फोटो देख रहे होंगे। नरेंद्र मोदी के द्वारा शिक्षक पर्व पे यानी 7 सितंबर को शिक्षक पर्व का आयोजन किया गया। यानी शिक्षक पर्व तो लगातार चल रही है, लेकिन 7 सितंबर को पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई 5 योजनाएं। क्या लॉन्च की गई है? 5 योजनाएं लॉन्च की गई है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किस पर्व पर नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 योजनाएं लॉन्च की गई? तो शिक्षक पर्व पर पीएम मोदी के द्वारा ये 5 योजनाएं लॉन्च की गई है। ये 5 योजनाएं कौन कौन सी है, ये आपको मैं बताता हूं। चलिए देखिए क्या दिया है। नरेंद्र मोदी ने आज 7 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाए जाने वाले शिक्षक पर्व 2021। तो याद रखिएगा, शिक्षक पर्व कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो शिक्षक पर्व 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक ये मनाने जाने वाला क्या है? शिक्षक पर्व। देखिए ये मनाया जा रहा है 7 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाया जा रहा है शिक्षक पर्व। इस दौरान उन्होंने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 5 अहम योजनाएं लॉन्च की है, जिसमें निष्ठा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, विद्यांजलि पोर्टल, सीबीएसई स्कूल क्वालिटी इंश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क, टास्क बुकिंग, और क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी शामिल है। तो 5 योजनाएं कौन कौन सी है देखिए। 5 योजना है। पहला योजना आप देख रहे हैं निष्ठा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, दूसरा विद्यांजलि पोर्टल, तीसरा सीबीएसई स्कूल क्वालिटी इंश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क, तीसरा चौथा मतलब ये टॉकिंग बुक्स, और चौथा इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी शामिल है। तो आप याद रखिएगा, शिक्षक पर्व का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 7 सितंबर से 17 सितंबर तक किया जा रहा है। और इस बार अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, और लक्ष्य ये रखा है, जब भारत की आज़ादी का जब 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो जो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस अमृत महोत्सव के द्वारा, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लोग आगे बढ़े। देखिए क्या क्या है ये 5 योजना। उन 5 योजनाओं को डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला जो योजना है, इसके द्वारा जो लॉन्च की गई है टीचर शिक्षक पर्व के द्वारा, ये की गई है इंडियन साइंस लैंग्वेज डिक्शनरी। क्या है? इंडियन साइंस लैंग्वेज डिक्शनरी। ये इंडियन साइंस लैंग्वेज डिक्शनरी क्या है कि छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए इंडियन साइंस लैंग्वेज के 10,000 शब्द विकसित किए गए हैं, जिसे स्कूली शिक्षा स्तर पर यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल के अनुरूप आईएसएल स्पीच और टेक्स्ट तीनों को दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो ये 10,000 शब्द विकसित किए जाएंगे, जिसको यूनिवर्सिटी डिजाइन और ऑफ लर्निंग यूडीएल के अनुरूप आईएसएल स्पीच और टेक्स्ट तीनों को दीक्षा पोर्टल पर क्या किए जाएंगे? दीक्षा पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे। इस योजना से श्रवण बाधित मतलब सुन नहीं पाते हैं शिक्षक समेत 13 लाख विद्यार्थियों को क्या मिलेगा? इससे लाभ मिलेगा। कौन सा योजना है? ये योजना है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। दूसरा योजना देखिए, दूसरा योजना है इसी के तहत टॉकिंग बुक्स। क्या है? टॉकिंग बुक्स। ये टॉकिंग बुक्स क्या है? नई शिक्षा में सभी दृष्टवादी छात्रों के लिए सभी एनसीईआरटी की किताबों के ईबुक संस्करण को टेक्स्ट टू स्पीच के अनुरूप बनाया गया है। मतलब एक ऐसा बुक बनाया गया है जिससे दृष्ट मतलब जो देखने वाला बच्चे भी इसे अच्छे से आसानी से पढ़ सके, नहीं देखने वाला विद्यार्थी भी इसे अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा एनसीईआरटी ने 2000 पाठकों पर आधारित ऑडियो को भी विकसित किए हैं।
ये सभी ऑडियो एनसीईआरटी की वेबसाइट और दीक्षा पोर्टल के अलावा मोबाइल ऐप पर भी मौजूद है। क्या है, मोबाइल ऐप पर भी ये मौजूद है। यह योजना 25 लाख दिव्यांग छात्र, विशेष रूप से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए लाभकारी साबित होगा। तो क्या है ये ऐप, ये योजना का नाम टॉकिंग बुक्स। क्या है, टॉकिंग बुक्स। आगे तीसरा योजना है निष्ठा। क्या है, निष्ठा। ये निष्ठा क्या है, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे शिक्षकों के लिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए एक खास परीक्षण होगा, ट्रेनिंग होगा। यह ट्रेनिंग क्षेत्रीय भाषा में भी विकसित किया गया है, जिसमें 25 लाख शिक्षक और प्रधान शिक्षकों को लाभ मिलेगा। शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये ट्रेनिंग के लिए है निष्ठा। और एक और है विंध्याचली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा योजना। ये विंध्याचली योजना क्या है, विंध्याचली पोर्टल समुदाय स्वयंसेवक को उनके पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जोड़कर योगदान करने में सक्षम बनाएगा। इसमें कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त शिक्षक, गृहिणी या अन्य कोई भी साक्षर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा सरकारी स्कूल में योगदान दे सकता है। मतलब आप टीचर हो ना हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो सरकारी स्कूल से आप जुड़ सकते हो और बच्चे को पढ़ा सकते हो। यह है विंध्याचली योजना। तो ये 5 प्रकार की जो मैंने योजना आपको बताया है, योजना को फिर से बैक करके मैं बता देता हूं। एक हमने बताया है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, एक। दूसरा है टॉकिंग बुक्स, तीसरा है निष्ठा, और चौथा है विंध्याचली, और पांचवा देख लीजिए स्कूल क्वालिटी इंश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क। ये एक पांचवा योजना है जिसके अंतर्गत लाया गया है स्कूल क्वालिटी इंश्योरेंस एंड स्टेटमेंट फ्रेमवर्क। नई शिक्षा नीति के अनुसार सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के लिए स्टैंडिंग अथॉरिटी के तौर पर काम करेगा। सीबीएसई ने सभी स्कूल के कामकाज को शामिल करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। यह पब्लिक डोमेन में रहेगा, जिसमें 25,606 स्कूल, लगभग 2 करोड़ बच्चे और 10 लाख शिक्षक शामिल होंगे। तो याद रखिएगा एक फ्रेमवर्क के तहत है ये स्कूल क्वालिटी इंश्योरेंस एंड स्टेटमेंट फ्रेमवर्क, जिसमें नई शिक्षा नीति के अनुसार सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए स्टेट सेटिंग अथॉरिटी के तौर पर काम करेगा ये। और जिसमें सीबीएसई ने सभी स्कूल के कामकाज को शामिल करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें एक ही जगह पर रहते हुए सभी लोग इसमें अच्छे तरीके से शिक्षक लोग काम कर सकते हैं। स्कूल क्वालिटी इंश्योरेंस एंड स्टेटमेंट फ्रेमवर्क। तो ये आपको हमने योजना बताया। ये 5 प्रकार की योजना है जो शिक्षक वर्ग पर नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 सितंबर को लागू की गई थी। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन बन के आया है ब्रिक्स पे। किस पे बन के आया है, ब्रिक्स पे। देखिए क्या है, आप देखिए ब्रिक्स पे क्या क्वेश्चन बन के आया है कि ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करेंगे मोदी। इस बार जो 13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, 13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, उस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी, जिसमें रूस, चीन समेत कई देश शामिल होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2016 में भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित की गई थी। कब, 2016 में भी ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित की गई थी और वो गोवा में की गई थी। और इस बार भी कौन करेगा, इस बार भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअली, किसमें, वर्चुअली नरेंद्र मोदी इसका आयोजन करेंगे। कोई दिक्कत। ब्रिक्स की मतलब होता है ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स देशों में 5 कंट्री शामिल है, जिसमें आप ब्राजील, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया एंड चाइना और अफ्रीका इसमें क्या है, इसमें शामिल है ब्रिक्स में। ठीक है, देखिए लिखा होगा इससे पहले देखिए, इससे पहले 2016 में उन्होंने गोवा में शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे क्या है, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम शुरू की है, गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान। तो आपसे पूछा जाएगा गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान किसने लागू की है, तो आपको जवाब देना होगा किसने की है। तो ये की है मणिपुर के मुख्यमंत्री नाम क्या है, मणिपुर के एल बरेन सिंह ने। किसने, एन बरेन सिंह ने। तो एन बरेन सिंह के द्वारा, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू की गई है, ताकि कल्याण योजना का लाभ दरवाजे पर ही उपलब्ध हो सके। क्या है देखिए ये योजना, देखिए इम्फाल
6 सितंबर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एक आउटरीच कार्यक्रम गो टू हिल्स 2.0 शुरू की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूर दराज के स्थानों के लोग अपने दरवाजे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ उठा सके, दरवाजे पे ही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके। यह अभियान शांति के एक कार्यक्रम में शुरू किया गया था। ग्राउंड चुराचांदपुर जिले में तुबांगबांग पहल की शुरुआत विभिन्न भागों जैसे कार्य, आदिवासी मामले और ये तमाम चीज़ें, मतलब एक तरीके से एक ऐसा कार्यक्रम है जो योजना का लाभ घर के दरवाजे पे ही लोग उठा सके। कार्यक्रम का नाम है गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान, जो मणिपुर सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। आप एक चीज और याद रखिएगा कि मणिपुर की जो चीफ मिनिस्टर है वो एल बीरेन सिंह है और मणिपुर के जो गवर्नर है वो है कौन? गणेशन। क्या है? एल गणेशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आपको मालूम है कि इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा एक मिनट, आपको मालूम है इसरो के द्वारा एक मिशन स्टार्ट की गई थी या स्टार्ट की गई, चंद्रयान 2। याद रखिएगा, चंद्रयान 2 के चंद्रमा कक्षा में 2 साल पूरे हो गए हैं। तो चंद्रयान 2 जब लॉन्च की गई थी तो उसके 2 साल पूरे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? उसके 2 साल पूरे हो गए हैं। उस 2 साल के उपलक्ष्य में इसरो के द्वारा एक कार्यशाला या एक चीज का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है चंद्र विज्ञान कार्यशाला। तो याद रखिएगा, चंद्रयान 2 के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसरो के द्वारा चंद्र विज्ञान कार्यशाला का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये देखिए क्या है ये। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने चंद्रमा के कक्षा में चंद्रयान 2 के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है। इसरो अध्यक्ष ने उद्घाटन भाषण में कहा है कि चंद्रयान 2 के 8 पेलोड चंद्रमा पर सुदूर संवेदी और उपस्थिति प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए क्या है, सिवान ने कहा है कि अभी तक चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 9000 से भी अधिक परिक्रमा कर ली है। ठीक है, तो आप जान लिए हैं कि क्या क्या किया गया है। एक मिशन, ये कार्यशाला उद्घाटन की गई है इसरो के द्वारा, चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया गया है इसरो के द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि चंद्रयान 2 ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। इसलिए आपको मालूम होगा कि इसरो के फाउंडर यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर विक्रम साराभाई हैं और इसकी स्थापना इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर इसका, याद रखिएगा। आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्यूबा टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना। क्यूबा 2 साल के बच्चे को, याद रखिएगा कितने साल के? टीका लगाने वाला, हेडलाइन, टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना क्यूबा में पहले 12 साल या उससे ऊपर के बच्चे को कोरोना का टीका दिया गया था। फिर सोमवार से 2 से 11 साल के इस ग्रुप वाले बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाया गया। तो 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया क्यूबा। कौन? क्यूबा। तो 2 साल के ऊपर के बच्चे को या 2 साल से बच्चे को टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया क्यूबा। और याद रखिएगा, क्यूबा की जो राजधानी है वो है क्या? हवाना। क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना। और याद रखिए, क्यूबा के राष्ट्रपति है मिगेल डियाज कानेल। क्या है? मिगेल डियाज कानेल। ठीक है, इनके राष्ट्रपति है। क्यूबा की बात मैं बता दूं तो क्यूबा गणतंत्र कैरेबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। हवाना क्यूबा की क्या है? राजधानी है और यह सबसे बड़ा इसका शहर भी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए क्या है सवाल। अफगानिस्तान में तालिबान कैबिनेट का गठन हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान कैबिनेट का क्या हो गया है? गठन हो गया है, जिसमें मोहम्मद हसन बनाए गए हैं प्रधानमंत्री और अब्दुल गनी बरादर बने हैं डिप्टी पीएम।
याद रखिएगा, वहां प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, मोहम्मद हसन। वहीं अब्दुल गनी बरादर बने हैं डिप्टी पीएम। अब ये क्या है, देखिए क्या है, आखिरकार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन हो गया है। तालिबान ने अपनी नई सरकार का ऐलान कर दिया है। तालिबान की नई सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन उखंद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आप देख लीजिएगा पीडीएफ के रूप में, आपको पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा। किसे बनाया गया है अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से प्रधानमंत्री, तो मुल्ला मोहम्मद हसन उखंद को, मुल्ला मोहम्मद हसन उखंद को क्या बनाया गया है, अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री। चलिए आगे, तालिबान इसमें है, तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर को, तालिबान के संस्थापक है मुल्ला उमर के बेटे हैं मुल्ला याकूब। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे हैं मुल्ला याकूब को बनाया गया, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। क्या दी गई है, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। तो आप इसे भी याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे दी गई है, मुल्ला याकूब को। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, एक मीडिया शुरू की गई है, बंग बंधु मीडिया। क्या शुरू की गई है, बंग बंधु मीडिया। देखिए एक बंग बंधु मीडिया शुरू की गई है, जो बांग्लादेश के मंत्री और भारत के लोग भी इसमें, भारत और बांग्लादेश के बीच एक संबंध बनाने के लिए बंग बंधु मीडिया का क्या किया गया, आयोजन किया गया। बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन मुहम्मद ने सोमवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बने बंग बंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। तो कहां बना है ये बंग बंधु मीडिया, ये चीज, तो देखिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बने बंग बंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा, यह निश्चित रूप से बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। तो बंग बंधु मीडिया किसके किसके बीच संबंध स्थापित करेगा, यह बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध स्थापित करेगा। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, वहीं बांग्लादेश का प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है, वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपको मालूम है कि अभी चल रहा है, आपको मालूम है कि अभी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें बिहार की तरफ से भी बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। एक है कुपोषण छोड़, मतलब कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। बिहार में एक उत्सव मनाया जा रहा है जिसको बोलते हैं गोद भराई उत्सव। क्या कहा जा रहा है, गोद भराई उत्सव। और आपको मालूम है कि राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, कब से कब तक, 1 से 30 सितंबर तक। कब से, 1 से 30 सितंबर तक चल रहा है राष्ट्रीय पोषण माह। उसके अंतर्गत ही क्या कहा गया है, गोद भराई उत्सव का आयोजन किया जा रहा है बिहार में। और एक स्लोगन भी दिया जा रहा है कि कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्या चीज, क्षेत्रीय भोजन की डोर। तो आप इसे भी रखिएगा, गोद भराई उत्सव कहाँ आयोजन किया गया है, तो बिहार में। और ये क्या है, देखिए यहाँ पे, इस पोषण माह गोद भराई उत्सव। ठीक है, ठीक है, इस पोषण माह गोद भराई उत्सव। तो आप इसे भी याद रखिएगा। देखिए दिखा है ऊपर, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर, कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर, गोद भराई उत्सव। ये भी आप देख लीजिएगा, उद्देश्य भी देख लीजिएगा कि उद्देश्य क्या है इसका और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आगे मैं पीडीएफ डाल दूंगा। आगे देखिए, भारत बना प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत बना प्लास्टिक समझौता करने वाला, भारत बना प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश। अब ये देखिए क्या है, ये देख रहे हैं कितना प्लास्टिक है, और इसी प्लास्टिक के तहत समझौता करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है, भारत। ये क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। ये क्या है, 3 सितंबर को, कब, 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया भारत। ठीक है, तो प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है, तो भारत। कब किया, 3 सितंबर 2021 को। ये क्या है, चलिए इसको हम बताते हैं आपको। देखिए मुख्य बिंदु क्या है, इस नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, WWF इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII के सहयोग से विकसित किया है। तो किसके सहयोग से विकसित किया है, तो याद रखिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के संयोग से। ठीक है,
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर इसको क्या क्या लॉन्च किया है। यह प्लास्टिक के नए एक सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ठीक है, क्या भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। यह एक सेकुलर प्लास्टिक सिस्टम के निर्माण के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख उद्यमों को एक साथ लाएगा। अब ये देखिए क्या है, इस समझौता का मेन उद्देश्य क्या है उसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्रकृति वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग से को बाहर रखना। आप इसे भी याद रखना, पैकेजिंग को क्या रखना, अर्थव्यवस्था से बाहर रखना प्लास्टिक वाले। इसके प्रमुख FMCG ब्रांड निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं सहित 17 व्यवसायों का उल्लेख किया गया जिन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में समझौते के साथ प्रतिबद्ध किया गया था। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ये सब बहुत अच्छे तरीके से है। इसमें कुछ और बातें भी हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, इसका उद्देश्य अनावश्यक या समस्याग्रस्त प्लास्टिक पैकेजिंग और वस्तुओं की एक नई सूची को परिभाषित करना है। 2030 तक रीडिजाइन और इनोवेशन की मदद से इन समस्याओं को दूर करने के उपाय करना है। और देखिए इसमें कुछ बातें और है। इस समझौते के तहत 100% प्लास्टिक पैकेजिंग को पुनः प्रयोज्य या पुनः चक्रण योग्य बनाया जाएगा। 50% प्लास्टिक पैकेजिंग को प्रभावी ढंग से रिसाइकलिंग किया जाएगा। ये भी बातें इसमें की गई है। और देखिए क्या बातें हैं, भारत में प्लास्टिक कचरा क्या है। भारत में सालाना लगभग 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा है। ठीक है, जिसमें 40% को इकट्ठा नहीं किया गया। 40% को क्या किया गया, इकट्ठा नहीं किया गया। भारत में सभी प्लास्टिक उत्पादन का आधा हिस्सा पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें अधिकांश सिंगल यूज प्लास्टिक है। ठीक है, तो याद रखिए भारत सालाना 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। चलिए आगे, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे क्या है, 36 साल बाद हुई डच ग्रैंड पी की वापसी। 70 साल फैंस के सामने पहली बार घरेलू ड्राइवर चैंपियन 70 साल के बाद किसी देश में उसके घरेलू ड्राइवर क्या हुआ है, चैंपियन हुआ। ये क्या क्वेश्चन है, देखिए क्या है, रेड बुल के ड्राइवर वर्स्टाइपेन ने, किसका, रेड बुल के ड्राइवर वर्स्टाइपेन ने जीती रेस, चैंपियनशिप में रहे टॉप पर। 1985 के बाद पहली बार नीदरलैंड में फार्मूला 1 की वापसी हुई है। इस इवेंट के लिए सर्किट जेडुवर्ट ने 70,000 फैंस मौजूद थे। रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टाइपेन ने यह रेस जीती है। याद रखिएगा किसने जीती है, वर्स्टाइपेन ने जीती है। नीदरलैंड में वर्स्टाइपेन ने 306.587 किमी की दूरी पर 1 घंटे 30 मिनट 5.395 सेकेंड में पूरी की। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो ये कौन है, रेड बुल के ड्राइवर वर्स्टाइपेन ने जीती रेस, चैंपियनशिप में रहे टॉप पर। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा डिफेंस एक्सपो 2022, डिफेंस एक्सपो 2022 मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के संकल्प के साथ गुजरात करेगा मेजबानी। तो याद रखिएगा डिफेंस एक्सपो 2022 को कौन सा राज्य मेजबानी कर रहा है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, इसे कर रहा है गुजरात। और गुजरात कर रहा है डिफेंस एक्सपो 2022 का क्या चीज, आयोजन गुजरात कर रहा है। और ये मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के संकल्प के साथ गुजरात करेगी इसकी क्या चीज, मेजबानी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, वहीं गुजरात का गवर्नर आचार्य देवव्रत है और गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी है। देखिए क्या है, ये क्या है, भारतीय रक्षा मंत्रालय का द्विवार्षिक कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो का 12 संस्करण गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। 12वां संस्करण है ये डिफेंस एक्सपो का, जो 10 से 12 मार्च 2022 में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में गुरुवार को केवड़िया में इस आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा क्या है, इसे अच्छे तरीके देखते हैं। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात में, ठीक है, क्या लिखा है,
डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण इस बार होगा, जो कहाँ होगा, गुजरात में होगा। इससे पहले फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का पिछला संस्करण आयोजित किया गया था, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच सहज संयुक्तता के कारण एक जबरदस्त सफलता मिली थी। अब डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण स्वतंत्रता की 75वें वर्ष के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें सभी स्तरों पर अधिक सक्रिय भागीदारी और समन्वित प्रयासों की आवश्यकताएं हैं। मतलब इसको और सफल बनाने की आवश्यकताएं हैं। चल रही तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्री ने सभी हितधारकों से आगामी कार्यक्रम पर आधारित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। देखिए और क्या है इसमें, क्या कहा गया, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। उन्हें आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि पिछले संस्करण की तुलना में डिफेंस एक्सपो 2022 न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व बहुत अधिक होगा। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के सरकार के संकल्प को दोहराते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत जल्द ही एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। क्या है डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य? रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्देश्य रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य पाने के लिए एक माहौल का निर्माण करना भी है। तो 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य पाने के लिए माहौल का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य भारत को भूमि, नौसेना, वायु रक्षा, इंजीनियरिंग और सुरक्षा प्रणालियों का एक प्रमुख गंतव्य भी बनाना है। भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन का उद्देश्य संघर्ष पर विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के प्रभाव और आवश्यक उपकरणों और प्लेटफॉर्मों पर इसकी परिणामी प्रभाव को पहचानना भी है। तो आप इसे भी देखिएगा, क्या उद्देश्य है, आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो 2024 तक सरकार का यह लक्ष्य है कि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का भी लक्ष्य पाने का एक टारगेट रखा गया है। तो याद रखिएगा, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन जहां किया जाएगा वो गुजरात में किया जाएगा, और पिछला जो किया गया था वो कहां, वो किया गया था यूपी में, लखनऊ में। और ये 12वां संस्करण है किसका, डिफेंस एक्सपो का। आगे उपलब्धि आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, गुजरात सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसे कहा गया वतन प्रेम योजना। क्या चीज, वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। सरकार की 1000 करोड़ रुपए की जन कल्याण परियोजना है। कितना, सरकार की 1000 करोड़ रुपए की जन कल्याण योजना है। कौन, वतन प्रेम योजना, जो गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। किसके द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा। देखते हैं वतन प्रेम योजना क्या है। देखिए, इस वतन प्रेम योजना के तहत भारत सहित विदेश में कहीं भी रहने वाली गुजराती लोग जो भारत और विदेश में कहीं भी रह रहे हैं इन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। 60% तक धनराशि में सहायता देकर अपनी पसंद की परियोजनाओं, गांव, एजेंसियों को चुन सकते हैं। सरकार 60% उनको धन देंगे ताकि राज्य सरकार कितना 40% अधिक सहायता का योगदान 40% अधिक सहायता का योगदान उस परियोजना के लिए प्रदान करेगा। मतलब 60% अपना पैसा वो लगाएंगे और 40% सरकार क्या देंगी, राज्य सरकारें पैसा देंगी। इस योजना के तहत दानकर्ता इस योजना के तहत एक हिस्से के रूप में स्मार्ट क्लासरूम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक हॉल, मिड डे मील रूम, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टोर रूम, व्यायामशाला, जल पुनर्चक्र, ये तमाम चीजें जो काम कर सकते हैं। मतलब ये जो वतन प्रेम योजना है ना, जो गुजराती लोग भारत में रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, उनको एक प्रोत्साहन दिया जाएगा कि आप काम कीजिए। अगर काम करना चाहते हैं तो 60% आप पैसा लगाइए, 40% सरकार आपको प्रोत्साहन के रूप में देगी। ठीक है, ये योजना है वतन प्रेम योजना, जो गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। वहीं और आप जानते हैं गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। वहीं गुजरात के सीएम विजय रूपानी हैं। आगे चलिए, यहीं तक ये करंट अफेयर्स था। आज का करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा होगा। आज के पीडीएफ सारे आपको मिल जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।